चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास जो रहेगी हमारी एक मैराथन बेस क्लास है जो महाकाल सीरीज के नाम से हमने इसे चालू की है। तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे कि आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे प्यारे बच्चों, वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विश्लेषण के साथ हम आपको कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन की पूरी डिटेल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। पर क्वेश्चन पे हमने अच्छी खासी यहाँ पर डिटेल जो है आपको बताइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला सवाल आपके सामने है क्या कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय जो है कहाँ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों? ब्रुसेल्स में है। वहीं अगर बात करें तो नाटो की जो स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों, नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर डेट तो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, तब इसमें 12 संस्थापक सदस्य थे। वाशिंगटन में हुई थी, कहने का मतलब है अमेरिका में। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। आइए आगे देखिए, अब इसके कुछ पॉइंट हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, यहाँ पर कुछ और भी हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इनका जो है वाशिंगटन डीसी है। यूरोपीय संघ का प्यारे बच्चों ब्रुसेल्स है। ओपेक का प्यारे बच्चों वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, आईसीडी का या ओईसीडी का, ठीक है, इसका पेरिस में है। ओईसीडी जो है प्यारे बच्चों, ये आपका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, आगे आइए, आगे बात करेंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है प्यारे बच्चों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सही है। आगे संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ, इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग के पीस पैलेस में जो है इसका मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक ADB, इसका जो है मांडुलयोंग में है, फिलीपींस में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसका मुख्यालय प्यारे बच्चों जो है आपका वियना में है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग अर्थात UNHCR, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे बच्चों जेनेवा में ही है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय जो है प्यारे बच्चों लंदन में है। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय जो है आपका लंदन में है। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय मैंने आपको बताया लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसकी स्थापना जो है प्यारे बच्चों 1961 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1961 में की गई थी। और जो एक आदमी थे पीटर, कौन? पीटर, और आगे था इनका बेनेनसन ने इसकी स्थापना जो है की थी 1961 में। ध्यान रखिएगा, इसका मकसद जो होता है मानवाधिकारों के हनन को रोकना और उनका खात्मा करना होता है। ठीक है, देखिए ये उन लोगों के लिए न्याय की मांग करता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन जो है किया गया है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आपने समझ लिया। रेड क्रॉस, प्यारे बच्चों रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। अगर मैं कहूँ कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो प्यारे बच्चों हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। कब? तो 1863 में। आगे आइए प्यारे बच्चों बात करेंगे एशियान की। कहने का मतलब है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियान है और इसका मुख्यालय जो है प्यारे बच्चों कहाँ है? तो जकार्ता में है। एशियान के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो आप कह सकते हो, मैंने यहाँ पर बताया कि इसका जो मुख्यालय है प्यारे बच्चों जकार्ता में। जकार्ता जो है आपका इंडोनेशिया की राजधानी है। 1967 में इसकी स्थापना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। ठीक है। आसियान का आदर्श वाक्य जो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सही है प्यारे बच्चों। अगला देखिए, अफ्रीकी एकता संगठन अर्थात OAU, इसकी जो इसका मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे कि अदिस अबाबा में है। अदिस अबाबा, देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ठीक है,
क्या बोला मैंने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। वहीं प्यारे बच्चों अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। ये अफ्रीका एकता का एक संगठन है। इसकी स्थापना अफ्रीका के पहले स्वतंत्रता पश्चात महाद्वीपीय संस्थान के तौर पर हुई थी। कहते हैं इसमें 32 या 33 देश जो हैं शामिल हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। अरब लीग, अगला है अरब लीग। ये कहाँ है प्यारे बच्चों, तो ये आपका काहिरा में है इसका मुख्यालय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर प्यारे बच्चों बात करें तो ज्योति तीव्रता का मात्रक निम्न में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैंडेला, ऑप्शन डी कैंडेला। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कैंडेला। कहने का मतलब है ज्योति तीव्रता का मात्रक निम्न में से कौन सा है, तो कैंडेला हो जाएगा। अब इसके कुछ पॉइंट है वो समझ लीजिए। देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर एसआई मात्रक दिए गए हैं प्यारे बच्चों और उनके संकेत भी दिए गए हैं। देखिए लंबाई का मात्रक जो है वो मीटर है प्यारे बच्चों, क्या है, मीटर है। वहीं आगे बात करें तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो प्यारे बच्चों किलोग्राम है। समय का मात्रक जो है वो सेकंड है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जो है जूल है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है। आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड है। बल का मात्रक जो है वो न्यूटन है। दाब का मात्रक जो है वो प्यारे बच्चों पास्कल है। शक्ति का मात्रक वाट है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक है, वहीं अगर इनके संकेतों की बात करें तो यहाँ पर देखिए मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम का केजी से, सेकंड का एसई से, और ये जो है आपका जूल का जे से, और मीटर प्रति सेकंड एम एस की पावर -1। यहाँ पर देखो रेड एस -1 ये है रेडियन प्रति सेकंड का। न्यूटन प्रति सेकंड एन एस है, न्यूटन का एन ही रखना है आपको। ठीक है, पास्कल का पी ए, वाट का डब्ल्यू रहेगा, एम्पियर का ए रहेगा, कूलाम का प्यारे बच्चों सी रहेगा, ओम आप देख रहे हो। तो इस प्रकार से इनके संकेत भी आपने यहाँ पर समझ लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है कि उत्तराखंड में कौन सा दर्रा जो है नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सा दर्रा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका बनिहाल दर्रा। ठीक है, कहने का मतलब यही वाला दर्रा नहीं है। इसको उत्तराखंड के दर्रों को याद करने की एक ट्रिक है, क्या कि मालिनी उत्तरी दर्रे में। ठीक है, मालिनी उत्तरी दर्रे में, तो उत्तरी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तरी से हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तरी से क्या हो जाएगा उत्तराखंड, और मालिनी से देखिए माँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका माना दर्रा, यहाँ पर दिख रहा है सेकंड नंबर पे। ली से हो जाएगा आपका लिपुलेख दर्रा, और नी से हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों नीति दर्रा। ठीक है, तो ये तीनों समझ में आ गए। तो हेमा मालिनी कह सकते हो आप, हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे पे, या उत्तरी मालिनी उत्तरी, इतना भी आप याद रख सकते हो। तो मालिनी से तीनों दर्रे हो जाएंगे, कौन कौन से, माना, लिपुलेख और नीति, और उत्तरी से उत्तराखंड। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आइए आगे, अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ ट्रिक्स लिए हैं। जम्मू कश्मीर में काहो जेपी बाबू, का से कराकोरम, ठीक है, और हो आपका साइलेंट रहेगा। जे से प्यारे बच्चों जोजिला दर्रा, पी से पीर पंजाल, बा से बनिहाल दर्रा, और बू से बुर्जिल दर्रा। तो ऐसे करके जो जम्मू कश्मीर की ट्रिक हो जाएगी काहो जेपी बाबू। ठीक है, आगे आइए प्यारे बच्चों, देखिए अगला अरुणाचल प्रदेश ट्रिक क्या रहेगी, अरुण ने बो दिया। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है प्यारे बच्चों ये आपका अरुण से रहेगा, अरुण ने बो दिया। अरुणाचल प्रदेश किससे रहेगा, अरुण से। बो से प्यारे बच्चों बोमडिला रहेगा। ठीक है, और दी से आपका दिफू दर्रा हो जाएगा, और या से यांग्याप दर्रा हो जाएगा। तो अरुण ने बो दिया, इस प्रकार से आपकी ये ट्रिक बनेगी। सिक्किम देखिए, तो प्यारे बच्चों नाथू का सिक्का जला या जल गया। ठीक है, तो देखिए एक बात ध्यान रखना कि सिक्का से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्का से क्या हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, नाथू से आपका नाथुला हो जाएगा, और जला से क्या हो जाएगा जलेपला। तो सिक्किम का क्या है, नाथू का सिक्का जला, तो सिक्का से सिक्किम हो जाएगा, नाथू से प्यारे बच्चों नाथुला दर्रा, और जला से जलेपला दर्रा। आशा करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। दो और याद रखना, महाराष्ट्र का भोर घाट और थार घाट दो दर्रे हैं प्यारे बच्चों। केरल में पालक्काड़ दर्रा या पालघाट दर्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए प्यारे बच्चों। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को डैश डैश का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। कहने का मतलब है सोडियम। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को सोडियम का सेवन कम करने की सलाह बिल्कुल दी जाती है। आप देखिए मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से उक्त जो रक्तचाप है जो
वो कम होने में मदद मिल सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, बीज और मेवे मैग्नीशियम के जो है अच्छे स्रोत होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब आइए देखिए, यहाँ पर बात हमने रक्त की थी, तो रक्त के कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। देखिए, रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, अर्थात लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पीएच मान तो प्यारे बच्चों 7.4 होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। मेल में अगर बात करें तो 5 से 6 लीटर होता है, जहाँ तक कि फीमेल में बात करें तो 4 से 5 लीटर होता है। रक्तदाब की बात करें, ब्लड प्रेशर की, तो इसको मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120 से 80 mm होता है। ठीक है, यह होना चाहिए। रक्त के थक्का बनने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स जो है मदद करती हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है प्यारे बच्चों वो आपकी लोहा है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा जो है उसे हम ब्लड बैंक कहते हैं। रक्त समूह में बात करें प्यारे बच्चों तो ए, बी और ए बी और ओ होता है, जिसमें ए बी और ओ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, फिर देखिए अगर बात करें तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है प्यारे बच्चों, तो ओ है। सर्वग्राही कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर ए बी प्लस है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये सारे जो हैं बेटा बच्चों ब्लड से संबंधित क्वेश्चन थे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो ने। तो देखिए जब साल 1843 में इंडियन स्लेवरी एक्ट पारित हुआ था, तो ये अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अब कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने ली हैं जो प्रथाओं से संबंधित हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ठगी प्रथा, प्यारे बच्चों ये विलियम बेंटिक के समय इसका समापन हुआ था 1830 में। सती प्रथा विलियम बेंटिक के समय 1829 से 30 में। और सहयोग की बात करें प्यारे बच्चों तो राजा राम मोहन राय का सहयोग इसमें जो है मिला था। ठीक है, शिशु वध पर रोक वेले जली ने लगवाई थी 1802 में, और धारा 6 लागू कर दी गई थी। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये प्यारे बच्चों लैंसडाउन ने 19 मार्च 1891 को लागू करवाया था। ठीक है, शारदा एक्ट ये इरविन ने 1829 को एक्टिवेट करवाया। नर बलि प्रथा को जो है समाप्त किया गया था प्यारे बच्चों। हार्डिंग प्रथम ने कैंपबेल की नियुक्ति कर जो है 1844 से 45 में समाप्त किया था। प्यारे बच्चों ध्यान रखना ये सारी समाप्त होने वाली चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए दास प्रथा, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1789 में जो है नियम 5 के द्वारा इन्होंने दास प्रथा का अंत कर दिया। देखिए नोट में एक बात ध्यान रखना है कि मध्यकाल में फिरोज तुगलक ने और मुगल काल में अकबर ने दास प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे। ठीक है, वहीं बात करें तो आधुनिक काल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 में दासों के व्यापार को बंद करवा दिया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय में 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ था। इसे पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख भूमिका रही। इस अधिनियम के नियम 15 के द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट ये लॉर्ड नॉर्थबुक के समय में पारित हुआ था। किसके समय में, तो लॉर्ड नॉर्थबुक के समय में जो है प्यारे बच्चों पारित हुआ था। तो आशा करता हूँ ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कहना चाहता है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है किंग्स फोर्ट पर। कहने का मतलब उन्होंने किंग्स फोर्ट पर जो है बम मारा था। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, पूरे फैक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्या शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ट पर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ट बच गया था। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की आयु में जो है उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था।
खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी जो है थे। देखिए अगला सवाल आपसे कहना चाहता है, आतिशबाजी में हरी बत्ती पैदा करने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है हरी बत्ती पैदा करने के लिए आतिशबाजी में जो जिम्मेदार होता है वो बेरियम होता है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे आतिशबाजी में हरी बत्ती जो है पैदा करने के लिए बेरियम का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आतिशबाजी में रंग धातु लवण के उपयोग से बनाए जाते हैं। दूसरी बात, आमतौर पर आतिशबाजी के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले धातु के लवण में स्टोनशियम कार्बोनेट ये जो है लाल आतिशबाजी के लिए, और कैल्शियम क्लोराइड ये नारंगी आतिशबाजी के लिए। वहीं सोडियम नाइट्रेट ये पीली आतिशबाजी के लिए, और बेरियम क्लोराइड हरी आतिशबाजी के लिए, और कॉपर क्लोराइड ये नीली आतिशबाजी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये 5 के पांचों जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एलिफेंट जलप्रपात कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। एलिफेंट जलप्रपात जो है आपका मेघालय में स्थित है। अब इसकी डिटेल समझिए। देखिए जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये शरावती नदी और कर्नाटक में स्थित है। वहीं शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। गोकक जलप्रपात ये गोकक नदी कर्नाटक के बेलगांव में स्थित है। पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी तमिलनाडु में स्थित है। चूलिया जलप्रपात संबल नदी राजस्थान में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा गुप्त काल का प्रमुख मंदिर है। निम्न में कौन सा गुप्त काल का प्रमुख मंदिर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौद का मंदिर। कहने का मतलब जो है नागौद का मंदिर है ये गुप्त काल का प्रमुख मंदिर है। अब आइए बात करेंगे यहाँ पर गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों की। देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। एरड़ का विष्णु मंदिर ये सागर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये पन्ना मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। नागौद का शिव मंदिर ये सतना मध्य प्रदेश में है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो है गुप्त काल के 7 प्राचीन मंदिर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे एक ही बार में मैंने आपको बता दिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम कौन आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोमीटर। ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कैलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर वैज्ञानिक यंत्रों के नाम और उनके उपयोग। देखिए अल्टीमीटर ये ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। एनीमोमीटर इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है, ये वायु की दिशा भी बताने का कार्य करता है। ऑडियोमीटर ये ध्वनि की तीव्रता को मापने का कार्य करता है। एरोमीटर ये वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। एक्टिनोमीटर विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने का कार्य करता है। बैरोग्राफ ये वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को लगातार बताता है। बैरोमीटर ये उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। कैलोमीटर ये ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो घास में जो अम्ल पाया जाता है वो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी वाला ठीक हो जाएगा। घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। अब इसकी डिटेल समझिए। देखिए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, मौलिक अम्ल बोलते हैं, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल। आगे देखिए इमली में टार्टरिक अम्ल, अमाशय में जो रस निकलता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सरसों में एरुसिक अम्ल, अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल, नारियल में लॉरिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल,
सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कंजूरू समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों में चीनी उद्योग है। तो चीनी उद्योग से जो है कंजूरू समिति का संबंध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किससे? तो चीनी उद्योग से है। ठीक है, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से है, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से है, महाजन समिति चीनी उद्योग से है, दंतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से है, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से है, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से है, महाल नोविस समिति राष्ट्रीय आय से है, कंजूरू समिति चीनी उद्योग से है, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से है, ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से है, तेंदुलकर समिति निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या के आकलन हेतु से है, विजय केलकर समिति ट्रिपल पी मॉडल का मूल्यांकन करने के लिए है, मालेगांव समिति प्राथमिक पूंजी बाजार से है, खुसरो समिति कृषि सुधार से है। कि निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब है यक्षगान जो है आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। बात अगर लोक नृत्यों की आई है या जनजातीय नृत्यों की आई है तो उसमें थोड़ी बात करेंगे। देखिए, यहां पर आपको टोटल जो है लोक नृत्य दिखाए गए हैं। इन लोक नृत्य की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आप यहां पर देख पा रहे होंगे, एक तरफ आपको लोक नृत्य दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको राज्य दिख रहे हैं। देखिए, कथकली जो है ये आपका केरल का है, मोनी अट्टम जो है आपका ये भी केरल का है, ये यक्षगान मैंने बता ही दिया है कर्नाटक है। विधि की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है, यात्रा की बात करें तो पश्चिम बंगाल का है, झोड़ा जो है आपका उत्तराखंड का है, वहीं करगम जो अगर बात करें तो तमिलनाडु का है। देखिए, गरबा की बात करें तो गुजरात का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण है, जटन की बात करें तो ये लोक नृत्य आपका पश्चिम बंगाल का है, घुमरा भी आपका जो है उड़ीसा का है, ये गराड़ी जो है ये पुदुचेरी का है, सिराओ जो है आपका मिजोरम का है, गौरमाड़िया जो है आपका छत्तीसगढ़ का है और सतरिया जो है असम का है। सतरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आखिरी नृत्य में रखा गया था। यहां पर आपने समझे रामबाण तथ्य के अंतर्गत, ठीक है, बहुत सारे जो है लोक नृत्य आपको करा दिए, एग्जाम में यहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तंजावर। कहने का मतलब जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है ये आपका तंजावर में स्थित है। अगर बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो यहां पर देखिए पूरी डिटेल आपको बताई गई है। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावर तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो ये मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर ये कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। सेंट जॉर्ज किला जो है आपका चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वर मंदिर ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है, जो आपको पिरामिड नुमा दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको आकृति दिख रही है। वहीं अगर आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संस्कृत भाषा के पहले वैयाकरण कौन थे? ठीक है, संस्कृत भाषा के पहले वैयाकरण कौन थे? तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाणिनि। कहने का मतलब जो पाणिनि थे वो संस्कृत भाषा के पहले वैयाकरण थे। अब बात अगर करें इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखिए कल्हड़ जो है राजतरंगिणी के हैं, बाणभट्ट कादम्बरी, कालिदास मेघदूतम के। वहीं कालिदास की अगर दूसरी बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, कालिदास देखिए आगे रघुवंशम, कालिदास की अगली कुमार संभव। तो ये ध्यान रखना, ये जो आपकी कालिदास की चारों हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बात करें पाणिनि की तो अष्टाध्यायी है, वाल्मीकि की रामायण है, वेद व्यास का महाभारत है, चाणक्य अर्थशास्त्र। याद रखना, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। आर्यभट्ट की बात करें तो सूर्य सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, विष्णु शर्मा की बात करें तो पंचतंत्र, वहीं चंद्र बरदाई की बात करें तो पृथ्वीराज रासो। तो ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया? कहां? तो दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विरासत जो है साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक क्या हो जाएगा? देखिए लाल किला हुमायूं का
मकबरा, कुतुब मीनार, जंतर मंतर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जंतर मंतर। अब अगर बात करें विश्व विरासत की या जंतर मंतर के बारे में, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। देखिए यहां कुछ डिटेल दी गई है आपको कि जंतर मंतर का निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया था। दिल्ली का जंतर मंतर जो है और जयपुर का जंतर मंतर ये विश्व विरासत साइट में शामिल है। तो कौन सा केवल इसमें जयपुर वाला जो है विश्व विरासत में शामिल है। हालांकि एक जंतर मंतर दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी एक जंतर मंतर है। तो यहां पर आपको 3 जंतर मंतर दिख गए। तो जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो राजा जयसिंह के द्वारा। इसमें शामिल कौन सा है विश्व विरासत साइट में, तो जयपुर का जो है वो शामिल है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए भारत के 40 स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें 32 तो सांस्कृतिक स्थल है, 7 जो है प्राकृतिक हैं, वहीं एक स्थल जो है मिश्रित है जो कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक बात ध्यान रखना उससे पहले यहां पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो विश्व विरासत स्थल में शामिल है, उनके बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। देखिए आगरा का किला जो है ये कब शामिल किया गया, तो 1983 में। अजंता की गुफाएं 1983 में, ताजमहल 1983 में, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, ठीक है, ये 1984 में। ठीक है, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये 1985 में, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर ये 1986 में, मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप जो है वो 1989 में, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा ये 2003 में जो है विश्व विरासत में शामिल की गई थी। वहीं आगे और देख लीजिए, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा 1993, दिल्ली की कुतुब मीनार 1993, लाल किला जो है दिल्ली का 2007। देखिए राजस्थान का जंतर मंतर 2010, सिक्किम का कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 2016। देखिए अहमदाबाद भारत का पहला शहर शामिल है, ठीक है, 2017 में, और भारत का दूसरा शहर जो है 2019 में जयपुर शामिल किया गया। वहीं बात करें तो तेलंगाना का जो रामप्पा मंदिर है 2021 में शामिल किया गया, और गुजरात का जो धौलावीरा है ये 2021 में। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, तो गुजरात का धौलावीरा कब शामिल किया गया, तो 2021 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखें तो आप यहां पर गौर कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अजंता महाराष्ट्र की गुफाएं किससे संबंधित हैं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अजंता की जो महाराष्ट्र की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा यहां पर, देखिए अगर बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, यहां पर हमने गौतम बुद्ध और ऋषभदेव दोनों को ले लिया है। ठीक है, तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो ऋषभदेव हैं। वहीं अगर बात करें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी हैं। वहीं बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक की बात करें तो गुरु नानक है। ये चारों भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इन्हें भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेण्य भाषा या फिर कह सकते हो आप क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है, अभी हाल ही में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, तमिल, जिसे क्लासिकल दर्जा दिया गया है। अब अगर बात करें यहां पर लैंग्वेज की, तो एक बात समझिए, यहां पर देखिए कुछ तथ्य हैं। देखिए भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। ठीक है, कौन कौन सी, तमिल जिसे 2004 में बनाया गया, संस्कृत जिसे 2005 में बनाया गया, तेलुगु 2008 में बनाया गया, कन्नड़ 2008 में बनाया गया, मलयालम 2013 में बनाया गया, उड़िया 2014 में बनाया गया। भारत में 8 क्लासिकल जो है नृत्य हैं। कौन कौन से, एक तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का, कथकली जो केरल का, कथक केवल जो है उत्तरी भारत का, कहने का मतलब इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो केरल का, ठीक है, कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा, मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर, सतरिया की बात करें तो असम। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत माता नाम प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे, कहने का मतलब है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। यहां गौर कीजिए, आपके पास जो क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब अगर बात करें पेंटिंग्स की तो एक बात गौर कीजिएगा, उसके अंतर्गत कुछ तथ्य हैं जिनमें हम चर्चा करेंगे। देखिए राष्ट्रीय गान कब लिखा गया या किसके द्वारा लिखा गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय गीत लिखा गया तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। भारत माता का चित्र बनाया गया जो अविंद्रनाथ या अवनींद्रनाथ जो है टैगोर के द्वारा
बनाया गया। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया? तो 27 दिसंबर 1911 को। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को जो है इसे अपनाया गया था। चलिए अगर बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है सितारा देवी का संबंध किससे है? ठीक है, सितारा देवी का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक नृत्य से। सितारा देवी का जो संबंध है वो कथक के नृत्य से है। वहीं अगर बात करें अब महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो एक बात ध्यान रखना, जो कथक संबंधित है, जो कथक से संबंधित है, पंडित बिरजू महाराज और ये लच्छू महाराज और सितारा देवी, ये तीनों जो है आपके कथक से संबंधित हैं। वहीं अगर आगे बात करें मोनियट्टम की, किसकी? मोनियट्टम की, तो देखिए कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और आपका भारती शिवाजी, ये जो है आपकी चारों ये मोनियट्टम से संबंधित हैं। देखिए मणिपुरी की बात करें तो छावेरी बहनें हैं, ठीक है, छावेरी बहनें हैं। सतरिया की बात करें तो शंकर देव जी हैं, ठीक है। वहीं आगे अगर बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुचिपुड़ी की बात करें, अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं, अभी हम फ्रेंड्स जो है कि मतलब स्टैटिक जीके पे चल रहे हैं, ठीक है। हाँ देखिए कुचिपुड़ी की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। एक बात और याद रखना कि यामिनी कृष्णमूर्ति यहां भी हैं और यहां भी हैं, ये जो है दोनों में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें ओडिसी के तो माधवी मृदुल और उसके बाद जो है केलुचरण महापात्र, संयुक्त पाणिग्राही और आपका कथकली की बात करें तो कृष्णन कुहरी, कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन। तो यहां पर आपने ये समझे कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके वो आप समझ लिए, ठीक है। देखिए बात करें रौफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। कहने का मतलब है रौफ जो एक लोक नृत्य है उसकी उत्पत्ति जम्मू कश्मीर से हुई है, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, बात जम्मू कश्मीर की हुई है तो देखिए एशिया और भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान, ठीक है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। दूसरी बात, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जिसे हम बूलर झील बोलते हैं, ये कहां है? तो ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था या उसके वास्तुकार कौन थे? सर्जक की जगह अगर एग्जाम में जो है आपसे वास्तुकार बोल देता है तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है, वो भी ठीक हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेकचंद। कहने का मतलब है चंडीगढ़ के जो वास्तुकार हैं वो कौन है? तो नेकचंद है। अब बात अगर यहां पर वास्तुकारों की आई है तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिएगा अगर बात करें कि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक बात ध्यान रखना यहां पर कि जो है चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के सर्जक हैं ये, ना कि डायरेक्टली चंडीगढ़ के, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि चंडीगढ़ के तो कोई और हैं, इन्होंने तो जो है रॉक गार्डन का जो है वास्तुकार किया था, ठीक है। चलिए अब आप यहां पे समझेंगे, देखिए चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बुजियर हैं, ठीक है। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के वास्तुकार तो नेकचंद हो जाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार तो जॉर्ज विटेट हैं। लोटस टेम्पल के वास्तुकार फरीबर्ज साहब हैं। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार जो है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद हैं। ताजमहल के वास्तुकार तो उस्मान जो है उस्ताद अहमद लाहौरी जी हैं, वो जो है आपके ताजमहल के वास्तुकार हैं, ठीक है। देखिए अगले पॉइंट की बात करें तो भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गवरी। कहने का मतलब जो भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक है वो गवरी है। अब एक बात करेंगे कि यहां पर लोक नाटकों की बात हुई है तो आपको यहां पर देखना है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, जो रासलीला है आपका वो उत्तर प्रदेश का है, भवाई जो है गुजरात का है, जात्रा पश्चिम बंगाल, मास जो है आपका ये मध्य प्रदेश का है, गबरी नाटक राजस्थान से संबंधित है, स्वांग नाटक हरियाणा से संबंधित है, तमाशा नाटक जो है आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, वहीं रम्मत नाटक की बात करें तो उत्तराखंड से, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक है।
सूर्य मंदिर कोणार्क जो है ये आपके उड़ीसा में है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए यहां पर बताया गया है, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। इसे जो है ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर है। सप्त पैगोडा किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो महाबलीपुरम मंदिर को सप्त पैगोडा कहते हैं और ये कहां है, तो तमिलनाडु में है। गोल्डन पैगोडा कहां है, तो ये आपको ध्यान रखना है म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार जो है यह हमारा एक पड़ोसी देश है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा उत्सव नहीं मनाया जाता है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मारवाड़ उत्सव। कहने का मतलब ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। यहां पर अब बात हुई किसकी, अगर बात करें तो यहां पर जो मेन चर्चा हुई है वो मारवाड़ उत्सव की हुई है। ठीक है, तो यहां पर कुछ तथ्य हैं उनके बारे में भी अगर हम समझें तो एक बात ध्यान दीजिए। देखिए तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में होता है। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह जो है आपका भोपाल में। ठीक है, ध्रुपद समारोह ये भी भोपाल में होता है आपका। खजुराहो महोत्सव ये छतरपुर में होता है। ठीक है, कालिदास सम्मान समारोह जो है ये उज्जैन में होता है। तो आशा करता हूं ये वाले फैक्ट भी आपकी समझ में आ गए होंगे। देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्तूप। कहने का मतलब है स्तूप कहते हैं बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, सांची के स्तूप का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था, सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप रायसेन में स्थित है। सांची के स्तूप को विश्व विरासत सूची में 1989 में जो है शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कनाडा की राजधानी क्या है। किसकी, तो कनाडा की राजधानी क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओटावा। कहने का मतलब है कनाडा की राजधानी ओटावा। अब बात अगर राजधानी की आई है तो कुछ फैक्ट समझेंगे यहां पर। देखिए एक बात ध्यान देनी है, न्यूजीलैंड की अगर राजधानी के बारे में पूछूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की जो है आपकी वेलिंगटन हो जाएगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपकी कैनबरा हो जाएगी। अमेरिका की राजधानी के बारे में बात करें तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। वहीं जर्मनी की जो हो जाएगी वो बर्लिन हो जाएगी। यूनान की राजधानी जो है वो एथेंस है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। इटली की राजधानी जो है आपकी रोम है। रूस की राजधानी मॉस्को है। स्विट्जरलैंड की जो है आपकी बर्न है। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हर क्वेश्चन में लिए हैं बच्चों, तो आप गड़बड़ ना करें एग्जाम में, बशर्ते आप थोड़ा सा बढ़िया तरीके से देखिए। उसके बाद यदि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके आदि सब पढ़ने हैं, बायोलॉजी वगैरह, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से चित्रानुसार हर चीज को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आगे समझेंगे थोड़ा सा। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, नेपाल की राजधानी के बारे में बात करें तो काठमांडू है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। श्रीलंका की जो राजधानी है वो आपकी कोलंबो। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। कतर की राजधानी जो है आपकी दोहा है। तुर्की की राजधानी जो है आपकी अंकारा है। जापान की राजधानी जो है टोक्यो है। वहीं बात करें तो हांगकांग की राजधानी जो है विक्टोरिया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहां पर हमारे जो पड़ोसी देश हैं म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, और जो है इन सब की हमने राजधानियां जो है बहुत अच्छी तरीके से ले ली हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इसके फैक्ट इजी नहीं होंगे। ठीक है, तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे, आपको ये बात पता होगी कि जो है खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अब अगर बात की है हमने किसकी, भारत रत्न या खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनमें हम चर्चा करेंगे। तो एक बात देखिए, अगर बात करें तो भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई थी। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न जो मिला वो 1987 में मिला। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न 1990 में मिला। ठीक है, वहीं बात करें तो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न जो है 1990 में मिला। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न 2019 में दिया गया। भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न जो है 2019 में मिला। नानाजी देशमुख जो है मरणोपरांत भारत रत्न जो इनको मिला 2019 में।
ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखेंगे। यहां पर अगर मैं कहूं भारत रत्न की शुरुआत तो 1954 में हुई। सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया तो इन 3 लोगों को दिया गया, किसको? तो राजगोपालचारी, सीवी रमन और राधा कृष्णन, ठीक है। वहीं बात करें तो 2019 में भारत रत्न दिया गया, किसे किसे? तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। याद रहे भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को जो है मरणोपरांत मिला है, ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। अगर बात करें आगे तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, कहने का मतलब है सुगर माने क्या होता है? चीनी, और बाउल माने होता है कटोरा, ठीक है। तो चीनी का कटोरा विश्व में किसे कहा जाता है या किस देश को जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यूबा। क्यूबा को जो है चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता है। अब देखिए अगर बात करें तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन्हें समझिए। विश्व चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो आपका यूपी हो जाएगा, जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। झीलों का देश कौन सा है? तो फिनलैंड हो जाएगा। झीलों का नगर कौन सा है? तो भोपाल हो जाएगा। नहरों का देश कौन सा है? तो पाकिस्तान हो जाएगा। गोल्डन पैगोडा तो म्यांमार। ब्लैक पैगोडा कोणार्क मंदिर उड़ीसा। सप्त पैगोडा महाबलीपुरम तमिलनाडु। थंबर बोल्ट किसे कहते हैं? तो भूटान को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वप्रथम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा 24। कहने का मतलब है 24 भाषाओं में जो है लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। यहां समझिए, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत जो हुई 1954 में हुई। भारतीय संविधान की 8 अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं जो हैं, यह आपको ध्यान रखना है। कौन सी? 8वीं अनुसूची में शामिल जो है 22 भाषाएं हैं। राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया, ठीक है। देखिए बात करें इंग्लिश जो है लैंग्वेज शामिल नहीं की गई है, लेकिन ये इंग्लिश का जो है भारत में बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर हम बात करें तो जैसे अगर कोई केस हो जाता है तो अगर कोर्ट में एक ऐसा व्यक्ति पहुंच जाता है जो पढ़ा लिखा नहीं है और सारी कार्रवाई वहां इंग्लिश में ही होनी है, तो मुझे तो लगता है ये कहीं तक गलत है। जब उसमें हमारी जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं उनमें आपने इंग्लिश को शामिल नहीं किया, तो कोर्ट वगैरह में आप ऐसा क्यों करते हो? एक गांव का आदमी जो इंग्लिश लैंग्वेज जानता ही नहीं है, वो बेचारा अगर फंस जाता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता कि क्या क्या चल रहा है, मैटर हमारा है, बात 2 ऐसे आदमी कर रहे हैं जिनकी लैंग्वेज हमारी है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलिए क्या कर सकते हैं, देखिए बात अगर करें तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 14 भाषाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, उड़िया, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, असमिया। ये जो लैंग्वेज है मूल संविधान की 14 जो है लैंग्वेज हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ फैक्ट हैं, उनको भी समझिए। और 21वां संविधान संशोधन 1967 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और आपका कोंकणी, ठीक है। ये 3 जो है लैंग्वेज जोड़ी गई। देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 जो है लैंग्वेज आपकी उसमें जोड़ी गई, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में देखिए, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? ठीक है, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भूमध्य सागर और आपका लाल सागर हो जाएगा। कहने का मतलब है जो सुएज नहर है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है। यहां पर अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो सुएज नहर का निर्माण जो हुआ 1989 में हुआ। सुएज नहर किस महाद्वीप के मध्य स्थित है? तो एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है। सुएज नहर पर अधिकार किसका है? तो मिस्र का है। सुएज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो मिस्र को जो है नील नदी का वरदान कहते हैं। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है अटलांटिक को भूमध्य महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि, ठीक है। हडसन की खाड़ी को अटलांटिक सागर से जोड़ने का कार्य जो करती है वो है हडसन जल संधि। पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जो जोड़ने का कार्य करती है वो है पाक जल संधि, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक
है। कौन है फ्रेंड्स? विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कॉफी का कौन सा देश है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राजील। कहने का मतलब है ब्राजील जो है कॉफी का उत्पादन भारी मात्रा में करता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास। विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो ब्राजील में। विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहां होता है? तो चीन में। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है चीन में। विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है भारत में। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन जो होता है चिली में होता है। एक बात और याद रखेंगे, अभ्रक की अगर बात करें, अभ्रक की, तो अभ्रक में भी जो है भारत का स्थान जो है प्रथम है विश्व में। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके पास ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना है ग्रैमी पुरस्कार जो है आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बात अगर पुरस्कारों की हुई है तो थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है आपका पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। वीसी राय पुरस्कार जो है ये चिकित्सा के लिए दिया जाता है। वहीं अगर आगे बात करें तो संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 फरवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौ सेना दिवस जो है आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। शहीद दिवस जो है आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए अगर इन दोनों की डिटेल की बात करूं, किसकी? इस शहीद दिवस और इस शहीद दिवस। आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों जगह शहीद दिवस है, तो देखिए पहले अगर 30 जनवरी की बात करूं, इसे शहीद दिवस क्यों बोला जाता है? देखिए 30 जनवरी एक ऐसा दिन था जब सुबह 5:17 में गांधी जी की हत्या जो है गोडसे ने कर दी थी। इसीलिए उसे जो है गांधी जी की पुण्यतिथि की वजह से जो है हम उसे शहीद दिवस बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर इस शहीद दिवस की बात करें तो देखिए ये तो हर युवा के लिए एक बहुत बड़ा चोट का दिन है। एक चुटानी थोड़ा शहीद दिवस में भले ही किसी को रिलैक्स मिलता हो, लेकिन जो है शहीद दिवस ये तो बहुत ही खतरनाक दिन रहा हमारे भारतीयों के लिए। ठीक है, 23 मार्च को क्या होता है? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो है इनको बेचारों को फांसी मिल जाती है। हालांकि 23 मार्च जो है 23 मार्च ध्यान रखना, 23 मार्च का दिन जो है बहुत ही भयानक दिन था, मैंने आपको बताया। यहां एक बात ध्यान रखना है कि 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते। चलिए आगे बात करेंगे। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। कह रहा है कि भाई विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वाडोर। कहने का मतलब है इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके फैक्ट। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां है? तो जापान में। ठीक है, माउंट एरबस ज्वालामुखी कहां है? तो यह आपका अंटार्कटिका में है। बैरन द्वीप में जो अगर बात करें, बैरन द्वीप जो है वो कहां है? तो अंडमान निकोबार में। नरकोंडम ज्वालामुखी है आपका अंडमान निकोबार में। कटमई ज्वालामुखी अलास्का में। स्ट्रामबोडी जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेपारी द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी ये तंजानिया में है। माउंट पोपा ज्वालामुखी वर्मा में है। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। सिम्बेरोजो जो है आपका ये आपका इक्वाडोर में है। मौना लोआ ज्वालामुखी ये आपका हवाई द्वीप अमेरिका में है। किलायू ज्वालामुखी ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सबसे खतरनाक जो है जिंदा ज्वालामुखियों में एक है। कहने का मतलब है सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, एकांका गुहा की अगर बात करें, एकांका गुहा ज्वालामुखी एंडीज सिली में। और यहीं पर फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान रखने की, एक अटाकामा मरुस्थल भी है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मरुस्थल है। उसमें नाइट्रस के भंडार पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बारिश नहीं होती। क्योंकि बारिश न होने का कारण ये वो इतने गर्म है कि वहां पर जो है आपका कहते हैं कि मतलब बादल नहीं बन पाते, वाष्प नहीं बन पाता। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम राजभाषा कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरबी। अब अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र भाषा की जो नवीनतम भाषा है वो तो अरबी है, लेकिन इसमें लैंग्वेज कितनी है तो इसे भी समझेंगे थोड़ा सा। देखिए अगर बात करें तो यहां पर गौर कीजिएगा, गौर करेंगे कि जो है
यूएनओ की जो राजभाषाएं हैं उन सब पे चर्चा करूं तो चीनी हो गई, फ्रेंच हो गई, इंग्लिश हो गई, रूसी हो गई, स्पेनिश हो गई और आपकी अरबी हो गई। तो ये लैंग्वेज जो है आपकी 6 लैंग्वेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज में से एक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इसमें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ऐसा निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है वो सही है। देखिए 49वां जो है समांतर 49वीं जो रेखा है आपकी वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है, तो ये बात ठीक है, यही वाली जो है पहली सही हो जाएगी, हमें अन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 49वीं समांतर रेखा जो है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच है। अब अगर बात करें यहां पर रेखाओं की तो इसके फैक्ट समझिएगा। यहां पर देखिए अगर बात करें 49वीं तो हमने वहां पर देख ली है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, ठीक है, किसके मध्य, भारत और चीन के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो है मध्य है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड के मध्य है। 48वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। मैगी नॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। 49वीं समांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के मध्य में। इसमें यूपी के पुलिस के एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन जरूर उठाया जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और है उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए अगर बात करें तो 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। 10 डिग्री चैनल तो अंडमान और निकोबार के जो है मध्य में है। डंकन पास, ठीक है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। सुंडा गर्त या जल संधि सुमात्रा और जावा के मध्य जो है आपका स्थित है। चलिए देखिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। कौन सा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब इसके कुछ फैक्ट हैं उन्हें भी हम यहां पर बढ़िया तरीके से समझते हैं। देखिए यहां पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार में है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब एक बात ध्यान दीजिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ये सबसे प्राचीन जो है राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट जो है इसका पूरा नाम है और जिम कॉर्बेट को पहले हेली के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बाद में इसका नाम बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। मानस राष्ट्रीय उद्यान यह आपका असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। वहीं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह आपका मध्य प्रदेश में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह आपका जो है राजस्थान में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। किसका, तो विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय कहां स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जेनेवा में। जेनेवा जो है आपके स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब अगर बात करें इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो यहां पर गौर कीजिएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है आपका वॉशिंगटन डीसी जो है आपका अमेरिका में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है आपका वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ओपेक का मुख्यालय जो है आपका वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपका पेरिस फ्रांस में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये आपका मनीला फिलीपींस में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है आपका जेनेवा में स्थित है, जो आपके स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। कहने का मतलब है सुरक्षा परिषद में जो है 5 स्थायी सदस्य होते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए। देखिए कॉल सदस्यों की संख्या अगर बात करें, ठीक है, तो वो 15 होती है, 15 होती है। अस्थायी सदस्यों की संख्या की बात करें तो 10 होती है। स्थायी सदस्यों की संख्या के बारे में बात करें तो 5 होती है। जो स्थायी सदस्य हैं 5 वो समझ लो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन, रूस। हालांकि अगर इसमें चर्चा करूं तो
तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ क्या कह सकते हो आप, रूस ने तो इसे खत्म ही कर दिया है। तो रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की अगर बात करें तो उस युद्ध में जो है यूएनओ ने इसे हटाने की मांग भी की थी, कोशिश भी की थी, लेकिन अभी तक वो हटा नहीं पाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल है? किस देश में कालाहारी मरुस्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोत्सवाना। कहने का मतलब जो कालाहारी मरुस्थल है ये आपका बोत्सवाना में स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, तो कालाहारी मरुस्थल जो है आपका बोत्सवाना हो गया, गोबी का मरुस्थल जो है आपका मंगोलिया और चीन। देखिए जहां पर मैंने मरुस्थल की वीडियो बनाई वहां पर बहुत ही शॉर्ट में बताया, ठीक है। यहां चूंकि हम इंपॉर्टेंट फैक्ट और एग्जाम की दृष्टि से आने वाले फैक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहां समझिए। देखिए पेटागोनिया रेगिस्तान जो है ये आपका अर्जेंटीना में है, ठीक है। कहां है आपका? अर्जेंटीना में है, स्थित है। वहीं आगे बात करें तो ग्रेट बेसिन रेगिस्तान जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। थार का मरुस्थल जो है आपका भारत में है, ठीक है। टकला मकान जो मरुस्थल है ये आपका चीन के अंतर्गत है। डेथ वैली मरुस्थल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूर्वी कैलिफोर्निया में है। अटाकामा मरुस्थल की बात करें तो ये आपका चिली में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं आपके पास आ चुका है, मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? ठीक है, महिलाओं के बारे में पूछा गया है कि पहली भारतीय महिला कौन थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुष्मिता सेन। कहने का मतलब है मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सुष्मिता सेन थी। वहीं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो देखिए अभी तक 3 भारतीयों को मिस यूनिवर्स का खिताब जो है मिल चुका है। देखिए अगर बात करें तो पहली सुष्मिता सेन है 1994 में, दूसरी जो है लारा दत्ता है 2000 में, तीसरी की बात करें तो हरनाज संधू है, इनको 2021 में मिल चुका है, ठीक है, या ये खिताब जो है जीत चुकी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कहना चाह रहा है कि निम्न में से किसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? किसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिनलैंड, ठीक है, ऑप्शन आपका डी वाला ठीक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अरुंधति राय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो है दिया गया है या मतलब मिल चुका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैन बुकर पुरस्कार। बात अगर करें मैन बुकर पुरस्कार की तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मैन बुकर पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय जो थी अरुंधति राय, अर्थात द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास भी इन्हीं का है। बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की स्थापना जो हुई वो 2005 में हुई, 2022 में दिया गया। पतंजलि श्री जो है ये रेत समाधि की एक रचना पर दिया गया था, ठीक है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार उससे होकर गुजरती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है। वहीं बात करें तो देखिए कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? देखिए मकर को तो लिम्पोपो मैंने बता दिया, कर्क रेखा को 2 बार जो है कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? तो कांगो नदी, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती है? तो आपको ध्यान रखना 18 देश। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो 14 जिलों से गुजरती है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने संभाग से होकर जाती है? तो 5 संभाग से, ठीक है। कर्क रेखा पर सूर्य किस दिन चमकता है? तो 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है। भूमध्य रेखा किस झील से गुजरती है? तो विक्टोरिया झील से जो है गुजरती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य कब चमकता है? तो 21 मार्च और जो है आपका 23 सितंबर को। मकर रेखा पर सूर्य किस दिन चमकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। आइए वहीं अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यांग टीसी नदी, ठीक है। कौन सी? यांग टीसी नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। वहीं अब बात नदियों की हुई है तो आप समझ लें, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ह्वांग हो को कहते हैं, ठीक है। ह्वांग हो को
चीन का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को जो है आपका बिहार का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? तो महानदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी जो है चीन की है, ठीक है। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी नदी है। कौन सी है? मिसिसिपी। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मर्रे नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीमती देविका रानी को जो है आपका पहला पुरस्कार मिला था। कौन सा? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। वहीं बात करें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, तो जी शंकर कुरूप को मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को। यह बात मैं पीछे बता चुका हूं। चलिए देखिए, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला जो है पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब अगर बात करें पर्वतमालाओं की तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, रॉकी पर्वतमाला जो है ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला जो है आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। एटलस पर्वतमाला जो है आपका अफ्रीका में स्थित है। आल्पस पर्वतमाला जो है आपका यूरोप में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला आपका एशिया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये पर्वतमालाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखेंगे। देखिए आगे, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। हालांकि इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर्वत जो आपका तंजानिया में स्थित है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले पर्वत है जो आपका अलास्का में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत एकांकागुआ पर्वत जो आपका अर्जेंटीना चिली में स्थित है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत एल्बुर्ज पर्वत है जो आपका यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोसिस्को है, ठीक है। कहां का? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपका माउंट कोसिस्को हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, चारागाह को पंपास कहा जाता है। किस चारागाह को जो है पंपास कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है। पंपास क्या होता है या चारागाह क्या होता है? तो घास के मैदान होते हैं और पंपास जो है अर्जेंटीना के घास के मैदानों को कहा जाता है। यहां पर गौर कीजिएगा, देखिए अगर बात करें तो घास के मैदान की अगर बात करें तो जो पंपास है ये पंपास से ध्यान रखना, ठीक है। पहला वाला पंपास घास का मैदान जो है अर्जेंटीना में है। डाउन्स घास के मैदान जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में है। पुस्ताद घास का मैदान जो है आपका हंगरी में है। वेल्डस घास के मैदान जो है वेल्ड्स बोला जाता है इनको, दक्षिणी अफ्रीका में है। स्टेपिस या स्टेप्स घास के मैदान यूक्रेन में, स्टेपिस भी बोल सकता है। प्रेरी घास के मैदान या प्रेयरी घास के मैदान अमेरिका में है। स्टेपी घास के मैदान जो है आपके एशिया में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको इसके याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे, मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? मसाई किसकी आदिम जनजाति है? तो राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया। किसकी? तंजानिया। बात अगर करें इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो आपको ध्यान रखना है पिग्मी जनजाति जो है कांगो की है। कहां की है? पिग्मी जनजाति जो है आपके कांगो की है। वहीं अगर आगे देखें तो आपको यह ध्यान देना है बुशमैन जनजाति जो है ये कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका की है। एस्किमो जनजाति जो है अमेरिका के अलास्का की है। मसाई जनजाति तंजानिया की है। सैम्पेन जनजाति जो है अंडमान निकोबार की है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में, और स्टैनली जनजाति जो है ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है ये कहां स्थित है? कहने का मतलब है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहां स्थित है जो बंद है? तो वो आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, यूक्रेन में स्थित है। बंद होने का कारण आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, रूस यूक्रेन का युद्ध रहा है। बात अगर यूक्रेन की करें तो देखिएगा, यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन की राजधानी जो है वो कीव है।
यूक्रेन के प्रधानमंत्री जो हैं जेलेंस्की हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, विश्व में सबसे लंबे महाद्वीप रेलवे कौन सी है? ठीक है, विश्व में सबसे लंबे महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। कहां से कहां तक? तो मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं बात करें तो विश्व की प्रथम ट्रेन कब चली? तो 27 सितंबर 1825 को आर्कटन से डॉर्लिंगटन इंग्लैंड में चली थी। ठीक है, किसकी? तो विश्व की। ठीक है, भारत की प्रथम ट्रेन कब चली? तो 16 अप्रैल से 1853। ठीक है, 1853 है ये, तो 16 अप्रैल 1853। देखिए मुंबई से ठाणे, कहां? तो मुंबई से ठाणे चली थी। वहीं बात करें तो किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय जो है ये चलाई गई थी। दूरी जो रहेगी वो 35 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, 34 कुछ चली थी, 35 आप मान लेना। भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो 3 फरवरी 1925 को जो है ये चली थी भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन। तो मुंबई से कुर्ला चली। कहां से कहां तक? तो मुंबई से कुर्ला लॉर्ड रीडिंग के समय पर जो है ये चलाई गई थी। विद्युत इंजन का नाम क्या था? तो डेक्कन क्वीन नाम था। ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। देखिए वहीं अगर बात करें कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, मैंने आपको बताया ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यूरोप से एशिया। ठीक है, देखिए भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी ट्रेन चलती है। भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो 18 रेलवे जोन हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में जो है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसे एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल जो है पुरस्कार मिला था? किसे एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम रोंटजेन। ठीक है, ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। वहीं बात करें अगर तो एक्सरे की खोज किसने की? तो विलियम रोंटजेन ने की थी, ये बात आपको याद रखनी है। वहीं अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, और रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। वहीं अगर बात करें प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जो है सैडविक ने की थी। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है आचार्य विनोबा भावे जो है पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता है। ठीक है, वहीं आगे बात करें तो यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस की सरकार देने का कार्य करती है। एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो आचार्य विनोबा भावे आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो कह रहा है रेंड किस देश की मुद्रा का नाम है? किसका? रेंड किस देश की मुद्रा का नाम है? तो यहां पर आपको एक बात पे गौर करना है, रेंड जो है नामीबिया की मुद्रा का नाम है। किसकी मुद्रा का? नामीबिया की मुद्रा का नाम है। वही इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए तो भारत की मुद्रा जो है आपकी रुपया है, भारत की मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया है, श्रीलंका की मुद्रा भी रुपया है, नेपाल की मुद्रा भी रुपया है, मालदीव की मुद्रा भी रुपया है, और वहीं बात करें तो श्रीलंका की मुद्रा भी रुपया है, हालांकि ये ऊपर हो चुका है। चीन की मुद्रा युआन हो जाएगी, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है, बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं, राजधानी वहां की ढाका है, जापान की मुद्रा येन है। ठीक है, नामीबिया की मुद्रा जो है वो रैंड है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको समझने चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। एंटिमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटिमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कीटों का अध्ययन करते हैं। एंटिमोलॉजी में जो है कीटों का अध्ययन करते हैं। इसके फैक्ट भी समझिएगा। देखिए पक्षियों का अध्ययन जो होता है वो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत होता है। शैवालों, यहां पर शैवालों है, क्या है यहां पर? शैवालों है, ऐसे लिखना। शैवालों का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन जो है एंटिमोलॉजी कहलाता है।
कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। अंगूर का अध्ययन जो है विटिकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन की बात करें तो एपीकल्चर कहलाता है। ये जो है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण जो है किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटेकर के द्वारा किया गया था। किसका? तो जीवधारियों का जो है 5 जगत लक्षण। आगे अगर बात करें तो यहां पर देखिए द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन और स्वान ने जो है कोशिका का सिद्धांत दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बायोलॉजी की तरफ से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। वहीं अगर बात करें कि कोशिका भित्ति केवल पाई जाती है तो पादपों में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो पादप एवं जंतु में जो है पाई जाती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है तो वसा एवं प्रोटीन से बनी होती है। हरित लवक किसमें पाया जाता है? तो पौधों में जो है आपका हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक के द्वारा पौधों में क्रिया जो है संपन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है संपन्न होती है। तारक काय अर्थात सेंट्रोसोम का क्या कार्य होता है? तो कोशिका का विभाजन करना जो है सेंट्रोसोम का कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोलॉजी का ही है। माइटोकांड्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? किसके? माइटोकांड्रिया के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें प्रोटॉन की फैक्ट्री कहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। यह कोशिका का श्वसन अंग है, ये वाला ठीक हो जाएगा। इसकी खोज जो है अल्टमैन ने की, ये वाला भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी एवं सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी वाला ठीक हो जाएगा। अब इसके फैक्ट देख लेते हैं। देखिए कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकांड्रिया को कहते हैं। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, कोशिका की सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं तो गोल्जी काय को। कोशिका का मैनेजर किसे कहते हैं? तो केंद्रक को जो है कोशिका का मैनेजर कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? किसके? देवी कामाख्या के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंबुबाची मेला। कौन सा मेला? तो अंबुबाची मेला हो जाएगा। अगर बात करें असम के त्योहारों की, तो देखिए असम के जो फेस्टिवल हैं उनमें बिहू है, कर्म पूजा है, चाय महोत्सव है, वैशाख उत्सव है, माजुली उत्सव है, देहिंग पटकाई महोत्सव है, अंबुबाची जो है ये भी महोत्सव है। तो ये जो है असम के इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो उनका नाम था पुरमा बनर्जी। ऑप्शन आपका बी वाला जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, वहीं आगे बात करें इसके फैक्ट की, तो फैक्ट आप समझिएगा, प्राचीन ओलंपिक जो है 776 बीसी में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक की अगर बात करें, किसकी? आधुनिक ओलंपिक की बात करें तो 1896 में जो है एथेंस में हुए थे। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन जो है 1927 ईस्वी में किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष जो थे सर दोराबजी टाटा थे। पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो पीटी उषा रही हैं इसकी। 32वां टोक्यो कहां होगा? 2020 में। 33वां कहां होगा? तो पेरिस में। और 34वां लॉस एंजल्स में 2028 में होगा। देखिए 33वां जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वां कहां होगा? तो ये आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, 34वां जो होगा लॉस एंजल्स में 2028 में होगा। 35वां जो होगा ब्रिस्बेन में 2032 में होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम किस शहर में जो है आपका स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। वहीं आगे बात करें तो देखिए ईडन गार्डन स्टेडियम जो है आपका कोलकाता में स्थित है। कहां स्थित है? कोलकाता में। वानखेड़े स्टेडियम जो है आपका मुंबई में है। अरुण जेटली स्टेडियम जो है आपका दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है आपका अहमदाबाद में है। राजीव गांधी स्टेडियम आपका हैदराबाद में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कानपुर में है। बारामती स्टेडियम जो है आपका कटक में है। ये सब बहुत ही
इंपॉर्टेंट स्टेडियम हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दयानंद सरस्वती ने किस संगठन की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज की जो है स्थापना उन्होंने की थी। ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। चलिए बात अगर करें तो देखिए मूल शंकर, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए इनका ही नाम था मूल शंकर, मूल नाम जो था शंकर था, स्वामी दयानंद सरस्वती भी था। गुरु इनके कौन थे? तो विरजानंद थे। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने, नारा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। वहीं अगर बात करें पुस्तक की तो सत्यार्थ प्रकाश, वेदांग प्रकाश और वेद भाष्यम, ये इनकी जो थी महत्वपूर्ण पुस्तक भी थी। आगे कुछ फैक्ट हैं वो भी समझिए। देखिए आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे, एक संस्था थी, वो राजा राम मोहन राय थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी जो है इन्होंने ही करवाई थी। वहीं बात करें तो ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। धर्म समाज के संस्थापक की बात करें तो राधाकांत देव थे। प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग थे। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले थे। आर्य समाज दयानंद सरस्वती थे। देखिए आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई, वेदांत कॉलेज की 1825 में हुई, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में हुई, धर्म समाज की स्थापना जो है 1830 में हुई, प्रार्थना सभा की स्थापना जो है 1867 में हुई, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उस पर गौर कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का जो है नेपोलियन कहा जाता था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। बात अगर गुप्त शासक की करें तो यहां पर गौर करेंगे। देखिए गुप्त वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं, श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे, किसके? गुप्त वंश के। उसके बाद घटोत्कच आए, चंद्रगुप्त प्रथम अर्थात वास्तविक संस्थापक जिनको माना जाता है गुप्त वंश का, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम और जो है आपके स्कंद गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया। ये जो तीनों शब्द हैं ये बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है, ये बाद में जोड़े गए हैं। जैसे कि अगर बात करें तो एक समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है और आपका अखंडता, ठीक है, इसकी बात नहीं करूंगा मैं, अखंडता, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट हैं देख लीजिए। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, कौन सा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। 3 नए शब्द जोड़े गए, कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और आपका अखंडता, ये मैंने आपको पीछे बताया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे। कह रहा है निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ठीक है, किसकी दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। आइए देखिए कुछ फैक्ट समझते हैं, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप मात्र 32 वर्ग किलोमीटर का है, चंडीगढ़ 144 वर्ग किलोमीटर का है, अंडमान निकोबार 8249 वर्ग किलोमीटर का है, दिल्ली जो है 1483 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य की बात करें तो पहले नंबर पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटा कौन सा है? तो गोवा है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो राजस्थान है, ये आपको ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है? तो 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। आइए अगर बात करें यहीं आगे तो आपको ध्यान देना है, गोवा जो है सबसे छोटा है, फिर सिक्किम आता है, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड और उसके बाद जो है आपका मिजोरम आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, कौन सा बांध? तो हीराकुंड बांध जो है आपका किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर बनाया गया है। इसके कुछ फैक्ट हैं वो समझिए। देखिए जो फैक्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध कहां है? तो उड़ीसा महानदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है भाखड़ा नागल बांध है जो पंजाब के सतलज पर बना हुआ है, ठीक है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। ठीक है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जो है कब हुई थी या कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881। कितना, 1881। देखिए इसके फैक्ट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। कितने वर्ष में होती है जनगणना, तो आपको ध्यान रखना है जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना एक्ट जो है 1948 में आया था। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। प्रथम अनियमित जनगणना जो हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। प्रथम नियमित जनगणना जो है 1881 में जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है नई 50 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी हुई है। किसमें, तो नया जो 50 रुपए का नोट है इसमें किसकी आकृति बनी हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी की। किसकी, हम्पी की। अगर बात करें आगे तो इसके फैक्ट देखिए, फैक्ट क्या कहना चाहता है। 10 रुपए के नोट में अगर बात करें तो कोणार्क मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर, कोणार्क मंदिर, आपको याद रखना है। वहीं अगर आगे बात करें तो देखिए 20 रुपए के नोट में एलोरा गुफा बनी हुई है। 50 रुपए का नोट हम्पी बता चुका हूं। 100 रुपए का नोट जो है रानी की बाव बनी हुई है। 200 के नोट में अगर बात करूं तो 200 के नोट में आपको यह ध्यान देना है कि सांची का स्तूप बना हुआ है। कौन सा स्तूप, सांची का जो है स्तूप बना हुआ है। 500 रुपए के नोट में जो है लाल किला बना हुआ है। वहीं 2000 के नोट की बात करें तो मंगलयान उसमें जो है बनाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहने का मतलब है विटामिन बी को जो है थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी जो है आपका बी ऑप्शन में भी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके। तो देखिए विटामिन ए जिसका नाम रेटिनॉल है, विटामिन ए जिसका नाम क्या है तो आप कहोगे रेटिनॉल है। विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के तो फिलिक्विन। वहीं बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं तो बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो कीड़ा, ठीक है, एक ट्रिक है ये कीड़ा KEDA, इसको ध्यान रखना। तो जल में बी और सी हैं, बाकी वसा में KEDA हैं, जो ये हैं आपके वसा में घुलनशील विटामिन हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ड़ा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए मकर संक्रांति को जो विभिन्न राज्य हैं उनमें अलग अलग जाना जाता है। जैसे बिहार में इसे दही चूड़ा कहते हैं, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति कहते हैं, पंजाब में इसे लोहड़ी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसे माघी कहते हैं, असम में इसे माघ बिहू कहते हैं, आंध्र प्रदेश में इसे पेड़ड़ा पांडुगा कहते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसे पेड़ड़ा पांडुगा कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम जो है किस राज्य से संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो हमारी मैरी कॉम है मुक्केबाज है ये मणिपुर राज्य से जो है आपका संबंधित है। बात अगर करें मणिपुर की तो यहां पर मणिपुर की जो मैरी कॉम है उनके बारे में बताऊं तो देखिए उपनाम जो है इनका सुपर मॉम है। क्या है, उपनाम सुपर मॉम है। और इनका जो है पुस्तक का नाम अनब्रेकेबल है। ठीक है, वहीं बात करें तो राज्यसभा में ये सांसद नियुक्त थी, 2016 से 22 तक रही। वहीं अगर बात करें तो ओलंपिक पदक में जो है इनको कांस्य मिला था 2012 में। कहा तो लंदन में। भारतीय महिला मुक्केबाज अन्य जो है उनके बारे में भी अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए मैरी कॉम मुक्केबाज से संबंधित है, मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, सुशीला चानू जो है आपकी ये हॉकी से संबंधित है, एस नीलकांता जो है आपके ये भी हॉकी से संबंधित है, सुशीला देवी जो है ये आपके जूडो से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था। किसने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1916।
कहने का मतलब है 1916 में जो है इन्होंने लखनऊ समझौता किया था। हालांकि ये वाले टॉपिक जो है अब यूपी बोर्ड ने हटा दिए हैं 10वीं क्लास से, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर कुछ फैक्ट देखें तो यहां पर गौर कीजिए, दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस के बीच एक समझौता अलग निर्वाचन मंडल को स्वीकार करने के उद्देश्य से किया गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व जो किया बाल गंगाधर तिलक ने किया, वहीं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व किया था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ठीक है।